बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि मेडिकल रिटायरमेंट का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या होता है, मेडिकल रिटायरमेंट कितनी सर्विस के बाद ली जा सकती है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। रिटायरमेंट की उम्र आपको पता ही है कि 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र रख दी गई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये तय पाया है कि रिटायरमेंट की उम्र 55 साल होनी चाहिए और आपकी जो सर्विस का दुरानिया है वो 25 साल का अगर होगा तब आप रिटायर हो सकते हैं। ये कंडीशंस आयद कर दी गई हैं हर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर जो कि पंजाब में काम करता है। ऐसा अफसर जिसकी 25 साल सर्विस तो मुकम्मल हो गई है मगर उसकी उम्र अभी 55 साल नहीं हुई तो ऐसा बंदा मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर्ड हो सकता है। मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 25 साल पूरे करें। इसके अलावा भी आप रिटायर्ड हो सकते हैं अगर आपको कोई सीरियस डिजीज़ है। अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप अपनी सर्विस मुकम्मल कर लें, या अगर आपकी उम्र 55 साल हो गई है और आपकी सर्विस 25 साल नहीं हुई फिर भी आप रिटायर्ड हो सकते हैं मेडिकल ग्राउंड पर। अब मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर्ड होने के लिए प्रोसेस क्या है वो आज हमने समझना है। आप अपने मुतलका मजाज अफसर को एक दरख्वास्त देंगे या डीडीओ को दरख्वास्त देंगे या कोई भी आपका जो महकमाना अफसर है उसको एक दरख्वास्त देंगे कि मुझे फ़लाँ मर्ज़ है या फ़लाँ मर्ज़ में मैं मुब्तला हूँ और मेरा इलाज फ़लाँ डॉक्टर से चल रहा है और इसमें मुझे अफाका नहीं हो रहा या मेरी सेहत में अभी बेहतरी नहीं आ रही जिसकी वजह से मैं अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में जो है मुझसे कोताही हो रही है या मैं सही तौर पर उनको अंजाम नहीं दे सकता, तो लिहाजा मुझे जो है वो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट दी जाए। जब मुतलका मजाज अफसर जो है वो इस दरख्वास्त को देखेगा तो मेडिकल डॉकेट जारी करेगा। जब मेडिकल डॉकेट को जारी किया जाएगा तो उसे आपके करीबी DH2 या TH2 हॉस्पिटल में MS के पास उसको एक लेटर लिखा जाएगा। MS जो है वो आपकी उस बीमारी की कंडीशन को देखते हुए क्या करेगा कि एक डॉक्टर का पैनल बना लेगा। सपोज दैट कि अगर आपको कोई कार्डिक इशू है तो दिल के जितने भी डॉक्टर मजाज होंगे वहाँ पर उनको मिलाकर और कुछ फिटनेस के हवाले से कुछ डॉक्टर होंगे उनको मिलाकर एक ख़ास तौर पर एक पैनल तश्कील दे दिया जाएगा जिसके सामने आपको पेश किया जाएगा। उसके सामने पेश करने के बाद आपसे वो तमाम डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करवाएंगे जो मुतलका आपकी बीमारी के होंगे, कुछ सवालात करेंगे, कुछ आपकी जॉब के हवाले से भी सवालात होंगे और एक मुतलका रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे केस कहते हैं। मेडिकल केस तैयार हो जाएगा आपका। पहले ये होता था कि तहसील लेवल पर ही ये तमाम काम हो जाते थे मगर अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। DH2 या TH2 हॉस्पिटल में आपकी मुकम्मल फाइल आपका केस तैयार करने के बाद इस केस को DG पंजाब जो कि DG पंजाब हेल्थ जो है उसके पास इसको भेज दिया जाता है। जब उसके पास भेजा जाता है तो वो क्या करते हैं कि सेकंड ओपिनियन लाजमी लेते हैं या अक्सर औक़ात नहीं भी लेते मगर मौजूदा हालात जो चल रहे हैं इसमें वो सेकंड ओपिनियन लाजमी लेते हैं।
जब सेकंड ओपिनियन लेते हैं तो वो आपके उस बीमारी के लिहाज से, अगर कार्डियक इशू है तो PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भेज देंगे, अगर कोई और इशू है तो उसमें जनरल हॉस्पिटल या मुल्तान में किसी भी हॉस्पिटल में जो कि आपके रेलिवेंट होगा और जो आपके करीब तर होगा, वहां पर सेकंड ओपिनियन के लिए आपके केस को रेफर कर दिया जाएगा। जब वहां के डॉक्टर्स जो तमाम आपके टेस्ट या कोई और अगर टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवाएंगे और सेकंड ओपिनियन जो है वो कायम कर दी जाएगी। उसके बाद दोबारा फिर DG हेल्थ के पास इसको भेजा जाएगा, वहां पर वो डिसाइड कर देंगे कि आपकी रिटायरमेंट होनी चाहिए या नहीं। उसके बाद दोबारा फिर DHQ हॉस्पिटल में जिसको केस को भेजा जाएगा और वो उसके ऊपर जो कागजी कार्रवाई है वो करके आपके डिपार्टमेंट को वो फाइल रेफर कर देंगे। डिपार्टमेंट में फाइल आते ही आपके पास जो वो MS के दस्तखत होने के बाद रिटायरमेंट का दिन आपके स्टार्ट हो चुके होते हैं, आप रिटायर्ड हो चुके होते हैं। अगर आपकी जो बीमारी आपने लिखी है वो एक्सेप्ट होती है कि आप उसके साथ जॉब नहीं कर सकते, तो फिर जब MS साइन कर देता है तो आप रिटायर्ड हो चुके होते हैं। जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तब उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट आपको लेटर इशू कर देता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर्ड हो सकते हैं। अब कितनी जो है वो सर्विस होगी, अगर हम रिटायर्ड होते हैं तो हमें फायदा भी होना चाहिए, और कितनी सर्विस के बाद अगर हम रिटायर्ड होंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। मिनिमम जो है वो 10 साल सर्विस आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी 10 साल सर्विस नहीं होती तो आप जब रिटायर्ड होंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10 साल से अगर आपकी सर्विस ज्यादा है तो अब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें लीव इन कैश जो है वो 1 साल का आपको लाजमी मिलेगा। अगर आपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, अब के जो बाकी साल है वो चल रहे हैं, तो आप अगर रिटायर्ड होते हैं मेडिकल ग्राउंड पर तो आपको लीव इन कैश मतलब कि 1 साल की तनख्वाह जो है वो आपको लाजमी मिलेगी। उसके बाद LRP पर नहीं जा सकते आप, क्योंकि LRP 1 साल की छुट्टी होती है जो कि मेडिकल ग्राउंड पे ली जाती है, वो आप नहीं ले सकते। अक्सर औकात लोग सोचते हैं, दोस्त सोचते हैं कि हम मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट ले रहे हैं और साथ ही हम LRP भी ले लेते हैं। देखिए, अगर जब आपकी उस दरख्वास्त पे जो आपने दी हुई थी MS ने जब साइन कर दिए, तब से आप उस दिन से उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है उसी दिन से आप रिटायरमेंट के हकदार हो जाते हैं। आपकी रिटायरमेंट के डेज शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप LRP जो है वो नहीं ले सकते। तो LRP लेने के लिए पहले आप अगर मेडिकल ग्राउंड पर दरख्वास्त देते हैं तो LRP की अलग दरख्वास्त देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर अगर आप सोचें कि जी मैंने इतनी छुट्टियां की हैं या मैंने इतना अपना इलाज मुआवजा करवाया है, उससे फाका नहीं हुआ, तो लिहाजा मुझे मेडिकल ग्राउंड पर जो है रिटायरमेंट दी जाए, इस तरह आप कर सकते हैं। मगर यह है कि रिटायरमेंट के बाद LRP नहीं ले सकते। इसके साथ साथ आपको और कौन से बेनिफिट्स होंगे अगर आप 10 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं। अगर आपको अल्लाह ना करे किसी ऑफिसर को कोई मुहल्लक बीमारी है, मतलब कोई आज़ाए दिल है या कोई जिस्म का आजू ज़ाया हो गया है, तो ऐसी जो रिटायरमेंट होगी उसको A+ कैटेगरी में गिना जाएगा और इनकी बेटी या बेटे को 1 ग्रेड से लेकर 11 ग्रेड तक फौरन जो है वो जॉब दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप B या C कैटेगरी में रिटायर्ड होते हैं तो इस सूरत में आप बेनिफिट से महरूम हो जाते हैं और आपको किसी किस्म का जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलता और ना ही आपकी औलाद को जॉब मिलती है, क्योंकि ये रिटायरमेंट जो होती है B और C कैटेगरी की रिटायरमेंट जो होती है इसमें आपको कोई ख़ास और सीरियस इशू नहीं होता, इसलिए इसमें जॉब नहीं मिलती आपकी औलाद को। एक और सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं शायद इसमें मिस कर गया, कि अगर कोई मुहल्लक बीमारी है या कोई आजू ज़ाया हो रहा है आपका, तो उस सूरत में बेनिवोलेंट फंड से माहाना आपको तनख्वाह भी दी जाएगी। वो तनख्वाह भी हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से बेनिवोलेंट फंड से
जो है वो आपको अदा की जाएगी। तो ये कुछ तफसील थी, रिटायरमेंट का मुकम्मल तरीक़ाकार था और इसमें रिटायरमेंट के कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ तरीक़ाकार था किस तरह आप रिटायर्ड हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।